हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी लिटरेरी मूवमेंट्स हुए हैं और जितने भी लिटरेरी ग्रुप्स हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एमसीक्यू फॉर्म में आज हम बात करेंगे जितने भी एमसीक्यूज हैं लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड और ग्रुप से रिलेटेड, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का पेपर जो है वो कैंसिल हो गया है और वो दोबारा से होगा। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये मैं जितने भी मूवमेंट्स हैं वो आज एक ही वीडियो में लेके आई हूँ। इससे आपको सारे ही जो लिटरेरी ग्रुप्स हैं और मूवमेंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे इस वीडियो से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्क्रिबलर्स क्लब। इनमें से कौन सा है जो एक राइटर है जो मेंबर नहीं है, स्क्रिबलर्स ग्रुप क्लब का जो मेंबर नहीं है। और आपके ऑप्शंस है थॉमस पर्नेल, बी एलेक्जेंडर पॉप, सी जोसेफ एडिसन और डी है जॉन गे। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, जोसेफ एडिशन जो है वो मेंबर नहीं है स्क्रिबलर्स ग्रुप क्लब का। द स्क्रिबलर्स क्लब वाज अ लिटरेरी क्लब फाउंडेड इन द अर्ली 18th century by Jonathan Swift, Alexander Pope, जॉन गे, जॉन अर्बटनॉट, ये थॉमस पर्नेल एंड रॉबर्ट हर्ले। ये एक लिटरेरी क्लब था जिसकी शुरुआत हुई थी अर्ली 18th सेंचुरी में और इसके जो मेंबर्स थे वो ये सारे थे। जोसेफ एडिसन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्क्रिबलर्स क्लब। और जोसेफ एडिसन जो थे वो इस क्लब के मेंबर नहीं थे। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। और बाकी ये थे, ये भी आप याद रख लीजिएगा कि जो 18th सेंचुरी में, आप सेंचुरी भी याद रखिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी जो पूछी जाती है आजकल ऐसे ही पूछी जा रही है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी याद रखिएगा, प्लस कौन कौन से मेंबर्स हैं वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट वाज हेरेल्डेड बाय सच फिगर्स एज। जो आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट था उसकी शुरुआत जो की थी वो इन फिगर्स ने की थी। तो आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। ए है डब्ल्यू बी ईट्स, लेडी ग्रिगोरी एंड एडवर्ड मार्टिन। सेकंड है बी ऑप्शन में जोनाथन स्विफ्ट एंड हिज कंटेम्परेरीज। सी है एच ड्रमॉन्ड, एडवर्ड इरविंग एंड जॉन इरविन। डी ऑप्शन है ऑस्कर वाइल्ड एंड हिज कंटेम्परेरीज। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट ऑल्सो नोन एज द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट को आयरिश लिटरेरी रिवाइवल कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो की थी वो जिन्होंने भी इनकी शुरुआत की थी वो थे डब्ल्यू ईट्स, लेडी ग्रिगोरी और एडविन मार्टिन। ये तो दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग आयरिश लिटरेचर, कल्चर एंड ड्रामा। और इनका जो मेन मोटिव था वो था कि आयरिश लिटरेचर को, कल्चर को, ड्रामा को जो है वो प्रमोट करना चाहते थे। और ये जो माना जाता है ये स्टार्टिंग इन्होंने की थी लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में। तो आप साथ ही साथ सेंचुरी भी याद रखिएगा कि कब कौन से मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का कौन एक मेंबर इनमें से नहीं है। तो ऑप्शन है जॉन हेनरी न्यूमैन, सेकंड है रिचर्ड हर्लर फ्रोड, थर्ड है एडवर्ड बोरेपसी और फोर्थ है चार्ल्स किंग्सले। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, चार्ल्स किंग्सले जो है वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का मेन जो है प्रोपोनेंट नहीं थे, यानी मेंबर नहीं थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के। और बाकी जो तीन थे न्यूमैन, फ्रोड और पसे जो है ये तीनों के तीनों ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट अ पार्टीशन नॉवल। इनमें से कौन सा एक नॉवल जो है वो पार्टीशन नॉवल नहीं है। और ऑप्शंस है ए आजादी, बी तमस, सी क्लियर लाइट ऑफ द डे और डी है दैट लॉन्ग साइलेंस। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, दैट लॉन्ग साइलेंस, जो कि शशि देश पांडे का है, वो एक पार्टीशन नॉवल नहीं है। बाकी तीन जो है वो पार्टीशन नॉवेल्स हैं, आजादी, तमस, क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये तीनों के तीनों जो है पार्टीशन नॉवेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट्स। इनमें से कौन एक मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। ऑप्शन है रिचर्ड लवलेस, सेकंड है जॉन डन, थर्ड है जॉर्ज हर्बर्ट, फोर है एंड्रयू मार्वेल। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर
वन, रिचर्ड लवलेस जो है वो एक मेटाफिजिकल पोइट नहीं है। रिचर्ड लवलेस वो जो है एक पोइट है, इंग्लिश पोइट है 17th सेंचुरी के, और वो एक कैवेलियर पोइट है। और उन्होंने जो है इंग्लिश सिविल वॉर लड़ी थी जो चार्ल्स फर्स्ट के बिहाफ पे। और उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं वो हैं टू अथिया फ्रॉम प्रिजन एंड टू लुकास्टा गोइंग टू दी वॉर्स, ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं। और जून 23 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था इनके लवलेस के बारे में, ये वर्क पूछा गया था टू लुकास्टा, ये किसका वर्क है? तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे और उसमें जो राइट आंसर था वो था रिचर्ड लवलेस का वर्क है ये टू लोकास्टा। ये जो टर्म थी मेटाफिजिकल पॉइंट्स, ये कॉइन की थी सैमुअल जॉनसन ने टू डिस्क्राइब करने के लिए एक ग्रुप जो थे 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स के ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने मेटाफिजिकल पॉइंट्स टर्म का यूज किया था। और जो पॉइंट्स थे 17th सेंचुरी इंग्लिश मेटाफिजिकल पॉइंट्स, उन्होंने कंसीट्स पे ज्यादा जोर दिया था। और उन्होंने जो है उनका मेन एम्फेसिस था वो स्पोकन लैंग्वेज पे था, बजाय कि लिरिकल क्वालिटी ऑफ देयर वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोइट, इनमें से कौन एक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोइट नहीं है? और आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शन नंबर 1 सिगफ्राइड सैसून, सेकंड है रूपर्ट ब्रुक, थर्ड है विल्फ्रेड ऑन, फोर है ट्रिस्टाम ट्रिस्टैन जारा। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, त्रिस्तान जारा जो है वो एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोइट नहीं है। बेसिकली ही वॉज रोमानियन पोइट है, एसेइस्ट है और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है। वो एक जर्नलिस्ट भी है, प्ले राइट भी है, लिटरेरी और आर्ट क्रिटिक भी है, कंपोजर भी है और फिल्म डायरेक्टर भी है। और वो जाने जाते हैं, वो एक सेंट्रल फिगर रहे हैं दादाइज्म मूवमेंट जो हुआ था उसके अंदर, वो सेंट्रल फिगर रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोइट नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोइट बेसिकली वो पोइट है, ब्रिटिश पोइट है, जिन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके हॉरर्स को और उसके आइडियलिज्म दोनों के बारे में ही जो राइट किया था, उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पोइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ लॉस्ट जनरेशन राइटर, इनमें से कौन सा जो है एक राइटर जो है वो लॉस्ट जनरेशन का राइटर नहीं है? और ऑप्शन है 1 एफ स्कॉल्ड फिजर्ड, बी अर्नेस्ट हेमिंगवे, सी इजरा पाउंड, डी जॉन डॉस पेसोस, ई जोसेफ कॉनरेड। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ई, जोसेफ कॉनरेड जो है वो लॉस्ट जनरेशन राइटर नहीं है। जो टर्म आई थी लॉस्ट जनरेशन, ये बेसिकली एट्रीब्यूट की जाती है गर्ट्यूड स्टेन को, और उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। उन्होंने अपना एपिग्राफ लिखा था अपने नॉवल का द सन आल्सो राइजेस, और उसके साथ साथ इन्होंने एक मेमोयर भी लिखा था मूवेबल फीस्ट, और इसके अंदर इन्होंने यूज किया था लॉस्ट जनरेशन। और ये जो है लॉस्ट जनरेशन राइटर जो है ये ऐसे ग्रुप अमेरिकन लिटरेरी ग्रुप्स के लिए यूज की जाती है जो पेरिस में रह रहे थे, और उन्होंने जो है और यूरोप के बाकी पार्ट्स के अंदर, और उन्होंने एक ऐसा टाइम पीरियड देखा था जो वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पीरियड का था, और जहां से ग्रेट डिप्रेशन की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो उन राइटर्स को लॉस्ट जनरेशन राइटर्स कहा जाता है। और उसके मेन इंपॉर्टेंट जो राइटर्स थे वो जोसेफ कॉनरेड नहीं थे, फिजर्ड थे, हेमिंगवे थे, एजरा पाउंड थे और पेसोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोइट अमंग दिस ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू ऑर्डन जनरेशन ग्रुप ऑफ पोइट्स, इनमें से कौन सा पोइट जो है वो ऑर्डन जनरेशन ग्रुप्स का पोइट नहीं माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्टीफन स्पेंडर, बी एल्यून लेविस, सी सिसिल डी लेविस, डी लुइस मैकनीज। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, एलन लुइस जो है वो ऑर्डन जनरेशन ग्रुप ऑफ पोइट्स से बिलोंग नहीं करते हैं। ऑर्डन जनरेशन जो है टिपिकली ऐसे पोइट्स हैं जो कि जिनके अंदर है डब्ल्यू एच ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर, सिसिल डी लेविस एंड लुइस मैकनीज। और ये एक्टिव थे 1930s के टाइम पे, और ये पॉलिटिकली जो है अंगेज थे अपनी राइटिंग्स के अंदर, और जो उस टाइम पीरियड के जो इवेंट्स हो रहे थे उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इन राइटर्स को जो है ऑर्डन जनरेशन ग्रुप ऑफ पोइट्स कहा जाता है।
इसमें से जो बी थे, एलन लुइस जो है, वो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लूम्सबरी ग्रुप इंक्लूडेड ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स, क्रिटिक्स, राइटर एंड आर्टिस्ट हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू ब्लूम्सबरी ग्रुप। ब्लूम्सबरी ग्रुप में बताना आपको कौन कौन से राइटर हैं। ये राइटर आपको दिए हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपका, ये आप देख लीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर था, आपको ऑप्शन बताना था राइट जो है कौन 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 से क्रिटिक और राइटर्स हैं जो बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर ए, यानी फर्स्ट और सेकंड। यानी जो ब्लूम्सबरी ग्रुप था वो कलेक्शन था ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स थे, इसके अंदर क्रिटिक्स थे, राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, जो कि अर्ली 20वीं सेंचुरी में, मैं साथ ही साथ ये बता रही हूँ कि कौन सी सेंचुरी में है, क्योंकि हो सकता है क्रोनोलॉजी में आपसे यही पूछ लिया जाए कि जो ग्रुप्स आए हैं या जो मूवमेंट्स आए हैं वो कौन कौन सी सेंचुरी में थे, तो आप उनको ये सेंचुरी भी याद रखिएगा। ये अर्ली 20वीं सेंचुरी में था, और इसके अंदर जो थे वो दोनों ही थे, यानी फर्स्ट और सेकंड वाले, जॉन मेनयार्ड क्नीज, लेटन स्क्रैचे, E.M. फोस्टर, रोजर फ्राई और क्लाइव बेल, ये जो सारे के सारे थे वो ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर्स थे। Next question है, which one of the following playwright will not be covered under the category the term theatre of the absurd। इनमें से कौन सा राइटर जो है, प्ले राइट जो है, वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ऑप्शन 1 थे जीन जेनेट, बी थे जीन ग्रियोडॉक्स, सी सैमुअल बेकेट, डी यूजिन इनोस्को। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, जीन गिराडॉक्स जो है ये इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड से बिलोंग नहीं करते थे, उसकी कैटेगरी में नहीं आते हैं। जबकि जो मेन इंपॉर्टेंट राइटर्स माने जाते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड में वो है यूजिन इनोस्को, सैमुअल बेकेट और जीन जेनेट जो है, ये इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिकेट द क्रिटिक्स हु इज नॉट अ न्यू क्रिटिक। आपको इनमें चारों में से बताना है कि न्यू क्रिटिक कौन से नहीं है। ऑप्शन है एलन टेट, बी है रॉबर्ट पेन वेरन, सी है क्लिंट ब्रुक्स और डी है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस जो है वो एक न्यू क्रिटिक नहीं है, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है और एक स्ट्रक्चरलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द केमिस्ट नॉवेलिस्ट ग्रुप। इनमें से कौन सा जो एक नॉवेलिस्ट है वो केमिस्ट नॉवेलिस्ट ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। और केमिस्ट नॉवेल्स पे मैंने डिटेल वीडियो जो है वो डाली हुई है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। केमिस्ट नॉवेल्स प्लस न्यू गेट नॉवेल्स क्या है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, कौन कौन से राइटर्स हैं, कौन कौन से फेमस वर्क्स हैं, वो सारी डिटेल दोनों वीडियो मैंने अलग अलग से डिटेल में मैंने डाल रखे हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लेना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था एग्नेस विल्सन, बी था डेविड लॉज, सी था एंथनी पॉल, डी था मेलकॉम ब्रैडबरी। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, एंथनी पॉवेल जो है वो कैंपस नॉवेलिस्ट ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। बाकी तीन जो है वो कैंपस नॉवेलिस्ट हैं, कैंपस नॉवेलिस्ट हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमर्जेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर से बताना है कि कौन कौन से जो है राइटर्स उससे रिलेटेड हैं, और आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद जॉन वुल्फगैंग वॉन गोथ एंड जॉन गोटफ्राइड हर्डर। ये दोनों के दोनों इससे बिलोंग करते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। बी एंड सी जो है वो राइट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट इन इट्स इन्फॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट आर्केटाइप्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिटरेचर। आर्केटाइप लिटरेचर ये मानता है कि जितना भी लिटरेचर है वर्ल्ड के अंदर, वो उन सब के अंदर कहीं ना कहीं आर्केटाइप्स जो है वो इंक्लूड है। और इसी का जो है बेस है, ये इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो बेस है। आपको बताना है कि किनके कौन से राइटर्स के वर्क्स के अंदर आर्केटाइपल जो है वो उन्होंने यूज आर्केटाइप्स जो है वो यूज किया है। और ऑप्शंस दिए गए हैं, नॉर्थप फ्राई, डॉर्थी वैन गैन, डायरेक्ट ट्रेवर्सी, मोड बॉर्डकिन।
और इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए, यानी ए एंड 4 जो है वो करेक्ट है। नॉर्थ फ्राई एंड मॉड बॉर्डकिन जो है वो प्रैक्टिशनर है आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म के। नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स पायनियर्ड द ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिनल मूवमेंट। आपको बताना है कि जो ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिनल मूवमेंट जो हुआ था उसके अंदर कौन कौन से मेन राइटर्स थे। तो ऑप्शन है डेविड मेलोफ, केविन गिलबर्ट, ओजेरो नोनुको, जैक डेविस और जूडिथ राइट। ये राइटर्स आपको ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल मूवमेंट के दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से मेन राइटर्स इसमें शामिल थे। तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2। द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल मूवमेंट रेफर्स टू द लिटरेरी एंड कल्चरल मूवमेंट लेड बाय द इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियन राइटर्स। और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल मूवमेंट जो था बेसिकली ऐसे जो एक लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट था जो कि स्टार्ट किया था, यानी एक ऑस्ट्रेलियन आदिवासी जो मूवमेंट माना जाता है वो ऐसे ऑस्ट्रेलियन जो वहां पे रहने वाले स्वदेशी लोगों ने स्टार्ट किया था, जो अपने जो आदिवासी अधिकारों के लिए और उनके जो प्रेजेंटेशन के लिए जो है जिन्होंने आवाज उठाई थी। और उसके जो मेन की फिगर थे वो थे केविन गिलबर्ट, और सेकंड नंबर पे थी ओजेरो नोनुको, जिसको कि कैथ वॉकर भी कहा जाता था, पहले वो जानी जाती थी कैथ वॉकर के नाम से। और उसके बाद थर्ड नंबर पे थे जैक डेविस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर नंबर 2, यानी बी सी डी जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द स्पार्टन ग्रुप। आपको स्पार्टन ग्रुप जो है उसमें से बताना है कि 3 मेंबर्स हैं इसमें जो स्पार्टन ग्रुप्स के हैं। आपको एक बताना है कि ओड वन आउट करना है इसमें से कोई कौन सा एक राइटर जो है स्पार्टन ग्रुप का मेंबर नहीं है, राइटर नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन है वो है रंजीत गुहा, रानाजीत गुहा, सेकंड है पार्था चटर्जी, सी है दीपेश चक्रवर्ती, डी है सुमित सरकार। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी सुमित सरकार। ये एक ग्रुप नहीं है। जितने भी स्कॉलर्स दिए गए हैं उनमें रंजीत गुहा, पार्था चटर्जी, दीपेश चक्रवर्ती वो सारे के सारे हिस्टोरियन है और जाने जाते हैं जो स्पोर्टन स्टडीज के लिए जाने जाते हैं, जिनका फोकस है हिस्ट्री और पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्जिनल ग्रुप्स इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर और उनकी हिस्ट्री के ऊपर ही इनका मेन फोकस है। अगर ये देखा जाए कि इनमें से अलग कौन है तो सुमित सरकार जो है वो एक हिस्टोरियन है मॉडर्न इंडिया के, लेकिन वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, स्पोर्टन स्टडीज थे, तो इसलिए सुमित सरकार जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपको बताना है कि कौन से जो राइटर है वो बिलोंग नहीं करता, यानी यूनिवर्सिटी वेट्स जो है वो आपको बताने हैं कि उनमें से कौन एक जो है ग्रुप का मेंबर नहीं है। और आपके ऑप्शन है जॉन लिली, थॉमस नैश, जॉर्ज पील और थॉमस किड। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, यानी थॉमस किड जो है वो एक यूनिवर्सिटी मेंबर नहीं है। यूनिवर्सिटी मेंबर्स द यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो एक ग्रुप है इंग्लिश राइटर्स का लेट 16th सेंचुरी में, और जाने जाते हैं अपने लिटरेरी जो आउटपुट है एसोसिएशन है अर्ली इंग्लिश रेनेसा थिएटर के टाइम के। और वे जाने जाते हैं उनकी एजुकेशन के लिए जो उन्होंने की है एट द यूनिवर्सिटीज एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू ड्रामा एंड लिटरेचर, और उनके कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने ड्रामा और लिटरेचर को दिया है। जो राइटर इस यूनिवर्सिटी वेट से बिलोंग नहीं करता वो है थॉमस किड। थॉमस किड हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं एलिजाबेथन इरा के, और वो जाने जाते हैं स्पेशली अपनी जो प्ले है उनका प्ले है स्पेनिश ट्रेजेडी, उसके लिए उनको जाना जाता है, लेकिन वो बेसिकली यूनिवर्सिटी विट्स जो ग्रुप है उससे बिलोंग नहीं करते। नेक्स्ट है जो लिस्ट है एंग्री यंग मैन की 1950s के अंदर, उसके अंदर आपको बताना है कि कौन कौन से जो है वो एंग्री यंग मैन मूवमेंट के मेंबर्स हैं। और आपके ऑप्शन है जॉन ऑसबॉर्न, सीपी स्नो, एंथनी पावेल, किंग्सले अमिस। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी मेंबर कौन कौन है फर्स्ट एंड फोर्थ।
द टर्म जो आई थी एंग्री यंग मैन, ये रेफर्स करता है ब्रिटिश राइटर्स और प्ले राइट को, जो 1950 के टाइम जो है एमर्ज हुए। और ये जो उस टाइम का जो ट्रेडिशनल जो ब्रिटिश सोसाइटी थी, उसमें बहुत ज्यादा डिसइल्यूजनमेंट फील करते थे, और उनका मेन फोकस जो था वो थे सोशल इश्यूज। और जो राइटर्स थे जिन्होंने इस टाइम पे जो राइट किया था, जो मेंबर्स थे एंग्री यंग मैन मूवमेंट के, वो थे जॉन ऑसबॉर्न और नेक्स्ट थे किंग्सले अमिस। जॉन ऑसबॉर्न जाने जाते हैं अपने फेमस प्ले के लिए लुक बैक इन एंगर, और जिसके अंदर उन्होंने उस टाइम पीरियड का जो एंगर थी, ये फ्रस्ट्रेशन था यंगर जनरेशन का, वो सारा का सारा इस वर्क के अंदर दिखाया है। उसके साथ साथ किंग्सले अमीज ने जो है वो भी एक बेसिकली नॉवलिस्ट थे और पोइट थे, और ये इस मूवमेंट से रिलेटेड थे। तो इसका राइट आंसर हुआ आंसर नंबर सी, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सररियलिस्ट पोइट? इनमें से कौन सा एक पोइट जो है वो सररियलिस्ट पोइट नहीं है? और आपके ऑप्शन है हु स्काइज डाइक, ह्यू स्काइज डाइक्स, सेकंड है डेविड गैस्कॉन, सी है केनिथ अलॉट, और डी है डी लेविस। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, सी डी लेविस जो है वो रियलिज्म जो है वो एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट था जो कि एमर्ज हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, और स्पेशली ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद शुरू माना जाता है। और इसको जो फाउंड किया था, इट वाज फाउंडेड बाय फ्रेंच राइटर एंड्रे ब्रिटन एंड एम्फेसाइज द एक्सप्रेशन। और इसमें जो सरलिस्ट मूवमेंट था उसके अंदर जो मेन जिस चीज पे एम्फेसाइज किया वो था अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स एंड फैंटेसीज एज ए सोर्स ऑफ आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन। और उन्होंने माना कि जो मेन सोर्स है जिसके ऊपर बेस पे आप अपना वर्क करेंगे, पोइट्स राइटर्स जो भी है, वो मेन जो इंस्पिरेशन होगी वो होगी अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स होंगे और फैंटेसीज होंगे, उनके बेस पे इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म द मूवमेंट? ये एक मूवमेंट था और ये मूवमेंट का नाम ही था द मूवमेंट, और आपको बताना है कि जो ये टर्म थी द मूवमेंट वो किसने कॉइन की थी। ऑप्शन है एफ डब्ल्यू बेटेसन, सेकेंड है एफ आर लेविस, थर्ड है जे डी स्कॉट, और फोर्थ है आई ए रिचर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थ्री, जे डी स्कॉट। द टर्म द मूवमेंट रेफर्स टू a group of poets who were active in 1950s and early 1960s। और एक ग्रुप था ब्रिटिश पोइट्स का जो कि एक्टिव हुआ था 1950s और 60 के अंदर, और इन्होंने जो है जो भी उस टाइम का रोमांटिसिज्म का और इमोशनलिज्म जो है अर्ली पोइट्स का उन्होंने देखा था, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने रिएक्ट किया था, और तब ये मूवमेंट आया था द मूवमेंट। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एमर्जेंस। आपको बताना है ये जितने भी लिटरेरी मूवमेंट्स आए कि इनमें क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको बताना है किस हिसाब से कौन सा पहले आया है। और ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है इमेजिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एब्सर्डिज्म, फ्यूचरिज्म और प्री रेफलेटिज्म। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर फोर, यानी ई बी डी ए सी इसका राइट आंसर है। और एक बार देख लेते हैं क्रोनोलॉजी क्या है। जो इमेजिज्म है वो आया था 1910 में, इम्प्रेशनिज्म आया था लेट 19th सेंचुरी के अंदर, यानी 1870 80s के आसपास आया था। उसके बाद जो एब्सर्डिज्म जो मूवमेंट आया था वो आया था मिड 20th सेंचुरी में, यानी 1940s 1950s में। उसके बाद डी जो फ्यूचरिज्म आया था वो आया था अर्ली 20th सेंचुरी में 1909 में। उसके बाद प्री रेफ्लेक्टाइजिज्म जो आया था वो आया था मिड 19th सेंचुरी में, यानी 1848 के आसपास आया था। तो इसके हिसाब से सबसे पहले आया प्री रेफ्लाइट, उसके बाद आया इम्प्रेशनिज्म, उसके बाद आया फ्यूचरिज्म, उसके बाद आया इमेजिज्म, और उसके बाद लास्ट में आया एब्सर्डिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स? इनमें से कौन कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन है एफ आर लेविस, क्यू डी लेविस, विलियम एमसन, केनिथ बर्ग।
और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, केनिथ बर्ग जो है वो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स को ये कैम्ब्रिज क्रिटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा ग्रुप है लिटरेरी क्रिटिक्स का जो कि एसोसिएटेड है, जो रिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। केनिथ बर्ग जो है वो एसोसिएटेड नहीं है कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स से। वो बेसिकली एक अमेरिकन लिटरेरी थियरिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, फिलोसफर है, और वो अपने वर्क रिटोरिकल थियरी और क्रिटिसिज्म के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपको इनको थियरीज को और मूवमेंट्स को इनकी क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट है कल्चरल स्टडीज, सेकंड है पोस्ट मॉडर्निज्म, थर्ड है फेमिनिज्म, डी है सररियलिज्म और ई है रिसेप्शन थियरी। तो सबसे पहले कल्चरल स्टडीज जो आए थे वो लेट 20th सेंचुरी के अंदर आए थे, यानी ये 1970s और उसके बाद हुए। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म जो अमर्ज हुआ था मिड 20th सेंचुरी में, और ये स्पेशली जो है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद आया, और ये अपनी पीक पे जो गया था वो 1970s और 80s में गया था। फेमिनिज्म जो एमर्ज हुआ वो लेट 90s में और अर्ली 20th सेंचुरी में माना जाता है, और ये जो मेन जो है 1960 ऑनवर्ड से माना जाता है। उसके बाद सर रियलिज्म जो है वो एमर्ज हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में अराउंड 1920s। उसके बाद रिसेप्शन थ्योरी जो है वो एमर्ज हुई मिड 20th सेंचुरी में, और बेसिकली ये 1960 और 70s में मानी जाती है। तो इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो इसका राइट आंसर हुआ वो आंसर हुआ आंसर नंबर 2, यानी CDABE। सी सबसे पहले फेमिनिज्म, उसके बाद डी सररियलिज्म, उसके बाद ए कल्चरल स्टडीज, उसके बाद बी पोस्ट मॉडर्निज्म और सबसे लास्ट में ई रिसेप्शन थियरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन द आर्टिकल फ्लैसी स्कूल ऑफ पोएट्री अटैक द प्री रेफलाइट्स स्पेशली डीजी रोजोटी। कौन सा आर्टिकल था, कौन सा आर्टिकल फ्लैश स्कूल ऑफ पोएट्री कौन से राइटर का था जिसमें उन्होंने प्री रेफलाइट पे अटैक किया, स्पेशली डीजी रोजोटी पे अटैक किया है? और ऑप्शन थे रॉबर्ट ब्राउनिंग का आर्टिकल था, विलियम होलमैन हंट का था, रॉबर्ट बुचानन का था, या क्रिस्टीना रोजोटी का था। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, रॉबर्ट बुचानन ने एक आर्टिकल लिखा था द फ्लैश स्कूल ऑफ पोएट्री। उसके अंदर बुचानन ने अटैक किया था प्री रेफलाइट्स पे, ये कहते हुए स्पेशली डीजी रोजोटी पे ये कहते हुए उन्होंने अटैक किया था कि ये जो राइटिंग जो इनकी पोइट्री है बेसिकली वो बहुत ही ज्यादा ओवरली सेंसुअल है, यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा सेंसुअस जो है एलिमेंट इन्होंने यूज किया था, और उसके साथ साथ ये इंडल्ज हो रहे हैं डेकेडेंस में, इनकी पोइट्री का कहीं ना कहीं पतन हो रहा, पतन की तरफ ही जा रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने अटैक किया था रॉबर्ट बुचानन ने प्री रेफलाइट्स के ऊपर। नेक्स्ट है विच राइटर डज नॉट बिलोंग टू द एंग्री यंग मैन मूवमेंट। आपको बताना है कौन एंग्री यंग मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। और ऑप्शन है जॉन ऑसबॉर्न, किंग्स लियामिस, सीजम हेनी, फिलिप लार्किंग। और इसका राइट आंसर थर्ड और फोर्थ जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट ने जो है जो आंसर माना था वो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों ही माने थे। तो जो एंटी यंग मूवमेंट है वो टर्म क्वाइन की थी एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिश राइटर्स और प्ले राइट्स जो कि एमर्ज हुए थे 1950s के अंदर, और इन्होंने जो है जो डिसइल्यूजनमेंट था ब्रिटिश सोसाइटी का वो सारा का सारा अपने वर्क्स के अंदर दिखाया है। और इनके जो इश्यूज होते थे वो सोशल इश्यूज थे, क्लास स्ट्रगल्स था, और वर्किंग क्लास का जो डिसकंटेंट था वो इन्होंने दिखाया अपने वर्क्स के अंदर। तो इसका राइट आंसर था सीमस हीनी और फिलिप लार्किंग जो है वो बिलोंग नहीं करते थे एंग्री यंग मूवमेंट से। नेक्स्ट आपको ग्रुप ऑफ पॉइंट्स हैं उनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना है, और जो पॉइंट्स हैं वो है इमेजिस्ट पॉइंट, कैविलियर पॉइंट्स, मूवमेंट पॉइंट्स और लेक पॉइंट्स। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में। द इमेजिस पोइट जो है इमेजिस मूवमेंट जो इमर्ज हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी में, यानी अराउंड 1912 से लेकर 1917 तक। कैविलियर पोइट्स जो थे वो पोइट्स एक्टिव थे 17th सेंचुरी में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, यानी 1625 से 1649 में। उसके बाद मूवमेंट पोइट्स थे वो रेफर किया जाता ब्रिटिश पोइट्स जो कि एक्टिव थे 1950 और 60s में। लेक पोइट्स थे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे, ये थे रोमांटिक पीरियड में, यानी
ये 19th सेंचुरी के अंदर थे। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर हुआ वो हुआ आंसर नंबर 1, यानी सबसे पहले आएगा बी द कैवेलियर पोइट्स, उसके बाद आएगा डी द लेक पोइट्स, उसके बाद आएगा ए द इमेजिस्ट पोइट, उसके बाद आएगा सी द मूवमेंट पोइट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ येल क्रिटिक। आपको बताना है कौन सा येल क्रिटिक नहीं है। जोफ्रे हार्टमैन, पॉल डीमन, जे हिल्स मिलर, रोलैंड बार्थ। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 रोलैंड बार्थ, जो है एक फ्रेंच लिटरेरी थियरी है, फिलोसफर है, और ये स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है। वो पार्ट नहीं है येल स्कूल ऑफ क्रिटिक्स का, जिसके अंदर इंक्लूड है जोफ्री हार्टमैन, पॉल डीमन और जे हिल्स मिलर। येल क्रिटिसिज्म जो है ये जाना जाता है, येल स्कूल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और एक इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट था लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, और ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे जैकिस डेरिडा के, जो फाउंडर थे डिकंस्ट्रक्शन के, उनके काम से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए इनको येल स्कूल ऑफ क्रिटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से ड्रामास जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आते हैं, और ये क्वेश्चंस दो टाइप से पूछा गया है। एक बार आपको राइटर्स पूछे गए हैं और एक बार आपको वर्क्स पूछे गए हैं। एक बार आपको पूछा गया थिएटर ऑफ एब्सर्ड के राइटर्स कौन से हैं, एक बार पूछा गया थिएटर ऑफ एब्सर्ड में वर्क्स कौन कौन से हैं। तो इसमें वर्क्स पूछा गया है जो है द बर्थडे पार्टी, एंड गेम, मिसिस वॉन्स प्रोफेशन, द राइनोसोर्स राइडर्स टू द सी। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, यानी ए बी डी राइट आंसर है। द थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है एक योनर है ड्रामा की, जो अमर्ज हुआ था 1915 में, और इसके अंदर जो है जो मेन फीचर्स रही हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड की, वो रहती है कि सिचुएशन जो होती है वो एब्सर्ड होती है, बकवास सिचुएशन होती है, अनकन्वेंशनल थिएटर के फॉर्म्स होते हैं। और इसकी कैटेगरी के अंदर जो वर्क आएंगे, सबसे पहले आएगा द बर्ड, जो वर्क है वो है द बर्थडे पार्टी, ये हैरोल्ड पिंटर का है, और ये ऑब्वियसली थिएटर ऑफ एब्सर्ड है कैटेगरी में आएगा। उसके बाद एंड गेम है, ये सैमुअल बेकेट का है, और ये भी एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ एब्सर्ड का। मिसिस वेरेंस प्रोफेशन जो है वो ये जॉर्ज बर्नाशा का वर्क है, और ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके बाद द राइनोसोर्स है, ये भी यूजीन इनेस्को का है, और ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आएगा। उसके बाद लास्ट है द राइडर ऑफ द सी, ये प्ले है, जे एम सिंह का वर्क है, और ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड में नहीं आएगा। तो अब जो राइट आंसर हुआ वो आंसर नंबर हो गया 3, यानी ए बी डी जो है वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जो राइटर्स हैं वो कैम्ब्रिज क्रिटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। आर्थर क्विलर काउच, एफ आर लेविस, जॉर्ज स्टेन्सबरी, आई ए रिचर्ड्स, विलियम एमसन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, बी डी ई जो राइट आंसर है। द कैम्ब्रिज क्रिटिक्स जो है वो ऐसे उनको कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स भी कहा जाता है, और ये लिटरेरी क्रिटिक्स हैं जो कि एसोसिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ड्यूरिंग अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी से में जो है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से रिलेटेड है, और ये बहुत ही इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। और जो मेन है इनमें है एफ आर लेविस, आई ए रिचर्ड्स और विलियम एमसन, ये कैम्ब्रिज क्रिटिक्स हैं, जबकि जो बाकी बचे हुए हैं वो कैम्ब्रिज क्रिटिक्स नहीं है। नेक्स्ट है द मूवमेंट पॉइंट्स इंक्लूड। पहले आपके लिए क्वेश्चन आया था कि मूवमेंट टर्म किसने क्वाइन की थी, और अब क्वेश्चन आया है मूवमेंट पॉइंट्स कौन कौन से थे, कौन कौन से हैं। और इसका जो ऑप्शन है वो है डोनाल्ड डेवी, हिल्डा डोलिटल, मिशेल लॉन्गले, फिलिप लार्किन और डेरिक बेलकोट। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ए एंड ई जो है। ये टर्म जैसे कि मैंने बताया था 1954 में जेडी स्कोट ने कॉइन की थी, और जो ये ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं जिसके अंदर है फिलिप लार्किन, किंग्सले अमीज, डोनाल्ड डेविड, जेडी एंड राइट, जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग, थॉम गन एंड रॉबर्ट्स कंकेस्ट, ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे द मूवमेंट के। और द मूवमेंट जो है वो बेसिकली इसके अंदर जो पोइट्स थे वो इंग्लिश थे करेक्टर्स में, यानी यूके के थे, और बाहर के
बाहर के पोइट्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पोइट। इनमें से कौन सी है जो एक ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पोइट है। और एबोरिजिनल मैंने आदिवासी, जो मैंने पहले भी बताया था, इसी से रिलेटेड एक दूसरी तरह से क्वेश्चन भी पूछा गया था जो हम कर चुके हैं अभी तक। और आपके ऑप्शंस थे जूडिथ राइट, कैथ वॉकर, रॉबर्ट फ्रोस्ट, माया एंजेलो। और इसका राइट आंसर था कैथ वॉकर। कैथ वॉकर का जैसे मैंने पहले नाम बताया था, कैथ वॉकर को जाना जाता है ओजेरो नोनुको नाम से भी इनको नाम से जाना जाता है। और ये बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पोइट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। और ये अपने वर्क के लिए जाना जाते हैं जिसके अंदर इन्होंने जो मूल निवासी है ऑस्ट्रेलिया के, उनके राइट्स के बारे में और उनके इश्यूज के बारे में उन्होंने आवाज उठाई है अपने वर्क्स के अंदर। और जो बाकी राइटर्स हैं इनमें से वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पोइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द बीट जनरेशन। इनमें से कौन जो राइटर हैं वो एक बीट जनरेशन के मूवमेंट के नहीं है। ऑप्शन है एलन गिन्सबर्ग, जोफ्री कॉर्सो, जैक क्यूरियो, रीता डो। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, रीता डो जो है वो एक अमेरिकन पोइट है, ऑथर है, पोइट लॉरिएट कंसल्टेंट है पोइट्री की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में। और ये बीट जनरेशन से एसोसिएटेड नहीं है। बाकी सब जो है वो लिटरी जो मेंबर्स हैं बीट जनरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स आर पॉपुलर फॉर पार्टीशन नरेटिव। इन कौन कौन से राइटर्स जो हैं वो पार्टीशन राइटिंग से रिलेटेड है। और ऑप्शन है ए कृष्णा सोबती, शशि देश पांडे, सरोज कोवाजी, भारती मुखर्जी, राही मासूम रजा। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, ए सी एंड ई ओनली। कृष्णा सोबती, सरोज कोवाजी जी, राही मासूम रजा, ये वेल नोन इनकी राइटिंग्स है पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में। शशि देश पांडे और भारती मुखर्जी जो है वो पार्टीशन नैरेटिव से रिलेटेड नहीं है। पार्टीशन नैरेटिव्स वो नैरेटिव्स हैं जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसके बारे में जिन्होंने राइट किया था वो बेसिकली पार्टीशन राइटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फायर साइड पोइट्स ऑफ द यूएस। आपको बताने हैं फायर साइड पोइट्स जो है यूएस के कौन कौन से हैं। और ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। और इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 1, द फार साइड राइट्स पोइट्स आल्सो नोन एज द स्कूल रूम और हाउस होल्ड पोइट्स है। फार साइड पोइट्स को स्कूल रूम और हाउस होल्ड पोइट्स भी कहा जाता है। ये ग्रुप ऑफ पोइट्स थे 19वीं सेंचुरी अमेरिकन पोइट्स थे जो कि रिलेटेड थे ऐसे वक्त से जो कि ऐसी राइटिंग से रिलेटेड थे कि जो ताकि वाइड ऑडियंस जो है उनको एसेसिबल हो जाए, उनको मिल जाए इनके वक्त। तो इसलिए इनके जो राइटर्स को जो है फायर साइड पोइट्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर रेफर टू एज द स्कॉटिश चौसेरियन। स्कॉटिश चौसेरियन जो है किन के लिए कौन से राइटर्स के लिए यूज किया जाता है। और ऑप्शन है थॉमस हॉकली, रॉबर्ट हेनरिसन, जॉन लैंगेट, विलियम डबनर। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, यानी बी एंड डी जो है वो राइट आंसर है। रॉबर्ट हेनरिसन एंड विलियम डनबर जो है वो रेफर्ड करते हैं स्कॉटिश चौसेरियन। वे बेसिकली जोफ्री चौसर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और उन्हीं के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए राइट करते थे, इसलिए इनको स्कॉटिश चौसेरियन कहा जाता था। नेक्स्ट आपको बताना है कि कौन से ग्रुप है जिनको लेबल किया जाएगा यूनिवर्सिटी विथ। और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, जोफ्री क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस जो है इसका राइट आंसर है। द टर्म यूनिवर्सिटी जो है वो यूज की गई थी ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्ले राइट और पोइट्स जो एजुकेटेड हुए थे यूनिवर्सिटी से, स्पेशली कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से जो ग्रेजुएट हुए थे उनके लिए ये यूज किया जाता है। और जो एक्टिव थे राइटिंग में लेट 16th सेंचुरी के अंदर, वो उनके लिए टर्म यूज की जाती है यूनिवर्सिटी विट्स। और इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था डेवलपमेंट में इंग्लिश ड्रामा के। और ये किस टाइम पीरियड की बात है, ड्यूरिंग द एलिजाबेथन इरा के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द जैज एज। आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो जैज एज से रिलेटेड है। ऑप्शन है अर्नेस्ट हेमिंगवे, स्कॉट फिजल्टर एंड वॉल्टर रेले, जॉन डा पासोस एंड शेरवुड एंडरसन, अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड शेरवुड एंडरसन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1। बोथ अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड एफ स्कॉट फिजल्टर जो है वो बेसिकली रिलेटेड थे, एसोसिएटेड थे, जैज एज थे। फिजल्टर जो है उन्होंने जो है टर्म क्वाइन की थी जैज एज, और उन्होंने ही अपने वक्त के अंदर इस थीम को यूज किया था। द ग्रेट गेट्सबी जो है जो उनका वक्त था उसके अंदर यूज की थी। हेमिंगवे ने जो है उन्होंने भी इस टाइम पीरियड पे लिखा था, और उनके नॉवेल्स के अंदर और शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी जैज एज को उन्होंने उठाया है। उसकी स्पिरिट जो है इनके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है आइडेंटिफाई द लिस्ट दोज कैन नॉट बी कॉल्ड वॉर फिक्शंस। इनमें से कौन से जो वर्क हैं वो वॉर फिक्शन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अ मॉडर्न इंस्टेंस, कैच 22, द एज ऑफ इनोसेंस, द नेकेड एंड द डेड। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, यानी ए एंड सी जो है वो अ मॉडर्न इंस्टेंस एंड द एज ऑफ इनोसेंस आर नॉट वॉर फिक्शन, ये वॉर फिक्शन नहीं है। जबकि कैच 22 एंड द नेकेड एंड द डेड जो है ये क्लासिकल एग्जांपल है वॉर फिक्शन के। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो कौन सा वॉर फिक्शन नहीं है और कौन से वॉर फिक्शन है। यानी जो मॉडर्न इंस्टेंस और द एज ऑफ इनोसेंस है वो वॉर फिक्शन है, जबकि कैच 22 और नेकेड एंड द डेड जो है वो वॉर फिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dante Gabriel Rossetti founded the Pre-Raphaelite Brotherhood, which include Pre-Raphaelite Brotherhood के अंदर कौन कौन है। ऑप्शन है हॉलमैन हंट, अर्थर क्लव, गेरल्ड मेलने हॉपकिंस, जॉन मेलाइस। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, दांते गैब्रिएल रोजोटी ने जो है वो फाउंडिंग मेंबर थे प्री रैफलाइट ब्रदरहुड के। और इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ पेंटर्स थे, पोइट्स थे, क्रिटिक्स थे, और जो काम कर रहे थे, जिनका मेन एम था कि रिफॉर्म करना है आर्ट को, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जो मैकेनिस्टिक जो अप्रोच थी रेफलाइट आर्टिस्ट की, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया था। और उसको रिजेक्ट करके इन्होंने प्री रेफलाइट जो से प्री मतलब रेफलाइट से पहले जिस टाइप की पेंटिंग थी, पोइट्री थी, वो सारा का सारा इन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया था। और इसके जो मेंबर्स थे वो थे हॉलमैन हंट और जॉन मैलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बीट राइटर। बीट राइटर कौन नहीं है। जैक कैरोवाक, एलन गिल्सबर्ग, रॉबर्ट लॉय, विलियम बर्गोयर। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट लॉयल जो है वो बीट राइटर नहीं है, वो लीडिंग फिगर है कन्फेशनल पोएट्री मूवमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है जिस हिसाब से ये आए हैं पोइट्री और नॉवेल्स जो है जिस टाइम पीरियड पे आए हैं उसके हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है। फर्स्ट है कॉमेडिया डेल आर्टे, सेकंड है कन्फेशनल पोइट्री, थर्ड है एजिट प्रॉप, उसके बाद फोर्थ है पिकारस नॉवल। और इसका राइट कॉम्बिनेशन है, इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी। यानी सबसे पहले आएगा 1 कॉमेडिया डेल आर्टे, उसके बाद आएगा 4 पिकारस नॉवल, उसके बाद आएगा थर्ड एजिट प्रॉप, और उसके बाद आएगा सेकंड कन्फेशनल पोइट्री। और कॉमेडिया डेल आर्ट जो है वो एमर्ज हुई थी 16th सेंचुरी में इटली में। पिकारस नावल का एमर्ज हुए थे वो स्पेन में हुए थे 16 और 17th सेंचुरी में। कन्फेशनल पोइट्री जो आई थी वो मिड 20th सेंचुरी में आई थी, यानी 50s और 60s में। एजिट प्रॉप जो थे वो अर्ली 20th सेंचुरी में आई थी, और ये रिलेटेड है सोवियत रशिया में पॉलिटिकल थिएटर में जो 1920s के अंदर, उससे रिलेटेड है। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर था, इसका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना है। और जो क्वेश्चन है उसमें जो मेन जो दिए गए हैं वर्क्स जो टाइम पीरियड वो है द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, द यूनिवर्सिटी विट्स, द रामायण क्लब, द ट्रांजिशनल पॉइंट्स, द स्कॉटिश चोसेरियन। और इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 1। सबसे पहले आएगा द स्कॉटिश चोसेरियन, उसके बाद आएगा द यूनिवर्सिटी विट्स, उसके बाद आएगा ट्रांजिशनल पॉइंट्स, और उसके बाद आएगा प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, और उसके बाद द राइमर्स क्लब।
और ये बता दिया मैंने कौन सा जो ग्रुप है वो किस टाइम पीरियड में आया है। यूनिवर्सिटी एक्टिव थे 16 सेंचुरी में, एलिजाबेथ हीरा में, स्कॉटिश चौसरियन जो थे वो 15 और 16 सेंचुरी में थे, और ये इन्फ्लुएंस थे जोफ्री चौसर से। प्री रेफलाइट ब्रदरहुड जो आया था वो 1848 के अंदर। द राइमर्स क्लब था वो फाउंडेड था 1890s में। ट्रांजिशनल पोइट्स जो थे वो बीच में आए थे रोमांटिसिज्म और विक्टोरियन एज के, यानी अर्ली टू मिड 19 सेंचुरी में आए थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो आंसर नंबर 1, जो कि मैंने पहले ही बताया था, इसका राइट आंसर जो है आंसर नंबर 1 है। इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी में इनको लगाना था। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए। इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि जितने भी अभी तक के जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे रिलेटेड, जितने मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं मैंने। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।